नमस्कार। स्वागत है एसएससी एआई प्रेप में, जहां हम आसान भाषा में रोचक सामान्य ज्ञान के तथ्यों को समझेंगे। आज हम बात करेंगे मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों की। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर के दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, लेकिन इन 9 रत्नों में से एक व्यक्ति शामिल नहीं था। आइए जानते हैं कौन। सर, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि कौन अकबर के नवरत्न नहीं थे? जरूर। अकबर के नवरत्न थे अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, फैजी, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना और हामिद हुमाम। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। अबुल फजल इतिहासकार थे, बीरबल बुद्धिमान, टोडरमल राजस्व विशेषज्ञ, तानसेन संगीतज्ञ और इसी तरह। लेकिन खुसरो इन नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो खुसरो कौन थे? क्या वे अकबर के दरबार से जुड़े नहीं थे? खुसरो जहांगीर के बेटे थे। हालांकि वे अकबर के समय में जरूर जिंदा थे, लेकिन उन्हें अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं किया गया था। उनका नाम नवरत्नों की सूची में नहीं आता। मुगल इतिहास में समूगढ़ का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे इसकी सही तारीख याद नहीं आ रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये युद्ध कब लड़ा गया था? जरूर। समूगढ़ का युद्ध मुगल साम्राज्य के सिंहासन के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध का एक निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था, जो शाहजहां के पुत्र और आपस में भाई थे। तो इसका मतलब ये युद्ध दारा शिकोह की हार का कारण बना था? बिल्कुल सही। इस युद्ध में दारा शिकोह औरंगजेब से पराजित हुआ। इस जीत के बाद औरंगजेब ने अपने पिता को पदच्युत कर दिया और खुद मुगल बादशाह बन गया। यह युद्ध आगरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर समूगढ़ में हुआ था। दारा शिकोह ने एक बड़ी सेना भेजी थी, लेकिन जसवंत सिंह की हार की खबर से सेना का मनोबल टूट गया था, जिससे औरंगजेब को आसानी से जीत मिल गई। मुझे तुगलक बैटर के बारे में कुछ और जानना है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका आखिरी इस्तेमाल कहाँ हुआ था? निश्चित रूप से। तुगलक बैटर एक प्रकार का ढलान वाला बट्रेस है, जिसका इस्तेमाल मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला में इमारतों को सहारा देने के लिए किया जाता था। इसका आखिरी इस्तेमाल ईसा खां के मकबरे में हुआ था। ईसा खां का मकबरा वो कहाँ स्थित है? यह हुमायूं के मकबरे के बगल में स्थित है, जो एक विश्व विरासत स्थल है। यह ईसा खां नियाजी का मकबरा है, जो शेर शाह सूरी के दरबार में एक प्रभावशाली अमीर था। इस मकबरे में एक मस्जिद और एक अष्टकोणीय मकबरा भी है, जो सूरी शैली में बनाया गया है। एक पत्थर की पट्टिका पर खुदी हुई एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण हिजरी वर्ष 954 ईस्वी सन 1547-1548 में हुआ था। यह वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो तुगलक बैटर की तकनीक का अंतिम प्रयोग दर्शाता है। मैं खिलजी वंश के बारे में और जानना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा शासक था जिसने दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगाई थी? हाँ, बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। ये उस समय के सामाजिक और राजनैतिक सुधारों का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य अनुशासन और नियंत्रण को बढ़ावा देना था। क्या आप और विस्तार से बता सकते हैं कि उसने ये कैसे किया और इसके क्या परिणाम रहे? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। उसने राजस्व संग्रह के लिए दीवान-ए-मुस्तखराज नामक एक नया विभाग बनाया था और जासूसी तंत्र को भी सुदृढ़ किया था। शराब पर प्रतिबंध उसी के प्रयासों का एक हिस्सा था। इसके अलावा उसने कुलीनों की संपत्तियों को जब्त किया और बिना अनुमति के उनमें अंतरजातीय विवाह पर भी रोक लगाई थी। वो पहला सुल्तान भी था जिसने स्थायी सेना रखी और नकद वेतन दिया, साथ ही घोड़ों का आयात भी किया। ये सब मिलाकर उसके शासनकाल को सख्त अनुशासन और केंद्रीकृत शक्ति के लिए जाना जाता है। मैं रणजीत सिंह के बारे में और जानना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। यह पंजाब में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, जो उस समय के सिख साम्राज्य का केंद्र था। रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है, एक कुशल सेनापति और शासक थे।
उनके साम्राज्य का विस्तार कितना था? उनका साम्राज्य काफी विशाल था। ये उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण में थार मरुस्थल और उत्तर में कश्मीर क्षेत्र भी उनके साम्राज्य का हिस्सा थे। एक रोचक बात यह है कि रणजीत सिंह धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि वे शिक्षित नहीं थे और एक आंख से अंधे भी थे। यह दिखाता है कि प्रतिभा और सफलता के लिए शिक्षा हमेशा आवश्यक नहीं होती। मैंने सुना है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थीं, लेकिन मुझे उनके शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्हें कब गद्दी से हटा दिया गया था? निश्चित रूप से। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थीं और मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक थीं। उनका शासनकाल सन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। दुर्भाग्य से सन 1240 ईस्वी में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। उनके शासनकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जैसे कि जमालुद्दीन याकूत को सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त करना। वे पर्दा कथा का पालन नहीं करती थीं और पुरुषों के वेश में जनता के सामने आती थीं। उन्होंने मंगोल आक्रमण से साम्राज्य को भी बचाया था। हालांकि राजनीतिक षड्यंत्रों और विरोध के कारण उनका शासनकाल अल्पकालिक रहा। मैंने पानीपत के युद्धों के बारे में सुना है, पर तीसरे पानीपत के युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कब हुआ था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली की अगुवाई वाली आक्रमणकारी अफगान सेना के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली को 4 भारतीय सहयोगियों का भी समर्थन प्राप्त था। नजीबुद्दौला के नेतृत्व में रोहिले, दोआब क्षेत्र के अफगान, आम सुबा खान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, जो छत्रपति और पेशवा के बाद तीसरे स्थान पर थे। मुख्य मराठा सेना उस समय दक्कन में पेशवा के साथ तैनात थी। यह युद्ध मराठों के लिए एक बड़ी हार थी और इसके दूरगामी परिणाम हुए। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले पानीपत में 2 और युद्ध हुए थे, एक 1526 में और दूसरा 1556 में। दिल्ली सल्तनत के विशाल प्रशासन के बारे में सुनकर मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राज्य पत्राचार का काम किस विभाग द्वारा संचालित होता था? निश्चित रूप से। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कई विभागों में बटा हुआ था, प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य। राज्य पत्राचार का काम दीवाने इंशा नामक विभाग द्वारा किया जाता था। यह विभाग शाही पत्र व्यवहार, आदेशों और घोषणाओं के प्रेषण के लिए जिम्मेदार था। दीवाने इंशा का प्रमुख दाबीर इंशा होता था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सल्तनत का प्रशासन केवल केंद्रित नहीं था, बल्कि प्रांतीय, न्यायिक और स्थानीय स्तरों पर भी फैला हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण विभागों में दीवाने विजारत, राजस्व व वित्त, दीवाने अर्ज, सैन्य, दीवाने रिसालत, विदेश मामले और कई अन्य शामिल थे, जैसे दीवाने बंदगान, दास विभाग, दीवाने खैरात, दान विभाग, दीवाने मुस्तखराज, बकाया वसूली विभाग और दीवाने कोही, कृषि विभाग। ये विभाग समय समय पर अलग अलग शासकों द्वारा स्थापित किए गए थे, जैसे फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। यह दर्शाता है कि सल्तनत का प्रशासन लगातार विकसित होता रहा और समय की मांगों के अनुसार बदलाव करता रहा। मैंने सुना है कि बुलंद दरवाजा मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। एक बेहतरीन प्रश्न। बुलंद दरवाजा, जो अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। ये 1575 में बनकर तैयार हुआ और इसके निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो आगरा जिले, उत्तर प्रदेश में है। इसकी वास्तुकला में हिंदू और पारसी शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो उस समय के सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाता है। अकबर के अन्य महान निर्माण कार्यों में फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला और आगरा का किला शामिल हैं, जो मुगल साम्राज्य की समृद्धि और कलात्मकता का प्रमाण हैं। बुलंद दरवाजा न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि कला और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम भी है। मैंने मैसूर महल के बारे में सुना है। ये कितना खूबसूरत है,
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वहाँ कौन शासन करता था। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। मैसूर महल, जिसे मैसूर पैलेस भी कहा जाता है, कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है और यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसका निर्माण 1897 में शुरू हुआ और 1912 में पूरा हुआ। ये वोडेयार शासकों का निवास स्थान था, जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया था। इसकी वास्तुकला में हिंदू, मुगल, गॉथिक और राजपूत शैलियों का एक अनोखा मिश्रण है, जिसे इंडो सरसेनिक शैली कहा जाता है। यह महल सिर्फ एक राजसी आवास ही नहीं, बल्कि इतिहास और कला का एक समृद्ध संग्रह भी है। वोडेयार वंश के अलावा पाल, चंदेल और बुंदेला जैसे अन्य राजवंश भी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन मैसूर महल का संबंध विशेष रूप से वोडेयार वंश से है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लोदी वंश का क्या महत्व था और उसका अंतिम शासक कौन था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। ये एक अफगान वंश था, जिसकी नींव बहलोल खान लोदी ने रखी थी। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक सिकंदर लोदी था, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। लेकिन लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। उसकी हार पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों हुई थी 1526 में। ये युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। इब्राहिम लोदी की समाधि हरियाणा के पानीपत में स्थित है, जो इस युद्ध की याद दिलाता है। इस प्रकार लोदी वंश का इतिहास भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हमें कई रोचक तथ्यों से परिचित कराता है। रानी दुर्गावती के बारे में हमने बहुत कम सुना है। वे किस राजघराने से संबंध रखती थी और उनका शासनकाल कैसा था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न। रानी दुर्गावती एक वीर और प्रेरणादायक महिला थीं। वे चंदेल राजकुमारी थीं, चंदेल राजा कीरत राय की पुत्री। 1542 में उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह के 1550 में निधन के बाद दुर्गावती ने गोंडवाना की शासिका के रूप में 1550 से 1564 तक शासन किया। उन्होंने गोंडवाना की राजधानी सिंगोरगढ़ से चौरगढ़ स्थानांतरित की। 24 जून 1564 को युद्ध के मैदान में उन्होंने वीरगति प्राप्त की और अपना बलिदान दिया। उनका बलिदान दिवस आज भी स्मरणीय है। उनके साहस और बहादुरी की गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। पानीपत के युद्धों का इतिहास बहुत पेचीदा लगता है। तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? एक महत्वपूर्ण युद्ध जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 को दिल्ली से लगभग 95 किलोमीटर उत्तर में पानीपत के मैदान में मराठा साम्राज्य की सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाले एक गठबंधन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस गठबंधन में रोहेले, अफगान और शुजाउद्दौला भी शामिल थे। यह युद्ध न सिर्फ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच सत्ता के लिए था, बल्कि 1739 से शुरू हुए विदेशी आक्रमणों को रोकने और कमजोर हो चुके मुगल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी था। भाऊ ने इस युद्ध में शाह आलम को मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला को वजीर घोषित कर दिया था। यह युद्ध मराठों के लिए एक भारी हार साबित हुआ और इसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। तुगलकनामा नामक पुस्तक के बारे में सुनकर मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। आखिर इसके लेखक कौन थे? तुगलकनामा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे 1320 में अमीर खुसरो ने लिखा था। ये एक ऐतिहासिक मसनवी है जो तुगलक वंश के शासनकाल और देवल देवी की दुखद कहानी को बयां करती है। देवल देवी एक संस्कारी और उच्च कुल की हिंदू यादव राजकुमारी थीं, जिनका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े बेटे खिज्र खान से हुआ था। परंतु खिज्र खान की मृत्यु के बाद उनकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी आगे बढ़ती है, जहां वो कई शक्तिशाली शासकों के हाथों से गुजरती हैं। अमीर खुसरो ने अपनी कविता में इस कहानी को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अमीर खुसरो सिर्फ तुगलकनामा ही नहीं, बल्कि वस्त उल हयात, नूह सिपीहर, आशिका, खमसा, बाकिया नाकिया जैसी कई प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखीं। उन्होंने हिंदुस्तान में गजल शैली को भी प्रचलित किया और उन्हें भारत का तोता भी कहा जाता था।
उन्होंने 7 सुल्तानों बलबन, मोहम्मद, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक का शासनकाल देखा था। उनकी रचनाएं आज भी अपनी प्रासंगिकता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। लोदी वंश के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका आखिरी शासक कौन था। बहुत अच्छा सवाल। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश ने लगभग 75 सालों तक शासन किया। इस वंश के कई शासक हुए, जिनमें से सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, जो आज भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। उसके शासनकाल के दौरान ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, जिससे लोदी वंश का अंत हो गया। दौलत खान लोदी, जो पंजाब का गवर्नर था, ने बाबर को भारत में बुलाया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस वंश के पतन में योगदान देता है। तो याद रखिए, बहलोल लोदी ने वंश की शुरुआत की और इब्राहिम लोदी ने इसका अंत देखा। विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कई देवता तो जुड़े हुए हैं इस साम्राज्य से। एक बेहतरीन सवाल। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के दक्कन पठार में स्थित था, एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य। इसकी स्थापना 1336 में संगमा वंश के हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। ये याद रखना जरूरी है कि ये दोनों यदुवंशी गोपालक थे। हालांकि वे शैव थे, मतलब भगवान शिव के उपासक, लेकिन उन्होंने श्रृंगेरी के वैष्णव संप्रदाय को भी दान दिए और वराह भगवान विष्णु का अवतार बनाया। लेकिन बाद के सालुवा और तुलुवा राजा वैष्णव थे, पर वे हम्पी में भगवान विरूपाक्ष शिव और तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर विष्णु की पूजा भी करते थे। इसलिए मुख्य रूप से विजयनगर के राजा भगवान विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे। मैंने सुना है कि गजनी के महमूद ने भारत के कई मंदिरों पर आक्रमण किया था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध किस मंदिर पर हुआ था? एक महत्वपूर्ण सवाल। गजनी का महमूद, अफगानिस्तान का शासक, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों में से सबसे विनाशकारी था सन 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन, वरावल के निकट स्थित है, जो गुजरात के पश्चिमी तट पर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उस समय अत्यंत धनी और महत्वपूर्ण था। महमूद ने मंदिर को लूटा और बहुत सारा धन संपदा अपने साथ ले गया। हालांकि 1026 और 1042 ईस्वी के बीच मालवा के परमार राजा भोज और अनहिलवाड़ा के चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यह दर्शाता है कि इस मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा था। मैं भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रही थी और मुझे तुकाराम के बारे में जानकारी मिली। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस मुगल शासक के समकालीन थे? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। तुकाराम महान मराठी भक्ति कवि और भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनका जीवन काल 1608 से 1649 तक रहा। इस अवधि के दौरान मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। इसका अर्थ है कि तुकाराम जहांगीर के शासनकाल के दौरान जीवित थे और उन्होंने अपने काव्य और शिक्षाओं के माध्यम से भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। जहांगीर कला, साहित्य और संगीत में रुचि रखते थे और अपेक्षाकृत सहिष्णु शासक माने जाते थे। उन्होंने हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी, जिससे महाराष्ट्र के हिंदुओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी। हालांकि तुकाराम और जहांगीर के बीच किसी मुलाकात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी उनके समकालीन होने का तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भक्ति आंदोलन मुगल काल के दौरान भी फल फूल रहा था। मुगल काल के ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था कैसी थी? क्या सभी जातियों की स्थिति समान थी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुगल भारत में सामाजिक संरचना की जटिलताओं को उजागर करता है। हालांकि जाति व्यवस्था कठोर थी, परंतु पूर्णतः अपरिवर्तनीय नहीं थी। कुछ कथन इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। पहला कथन बताता है कि कुछ जाति समूहों को उपजाऊ भूमि होने के बावजूद भी तुच्छ कार्य करने को विवश किया जाता था, जिससे वे गरीब बने रहते थे।
दूसरा कथन मुस्लिम समुदायों में हलाल खोरान जैसे समूहों के बारे में बताता है जिन्हें गांवों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। तीसरा कथन मल्लाहजादा यानी नाविकों के पुत्रों के बारे में है जिनका व्यवहार दासों के समान था। चौथा कथन कहता है कि जाति में कोई गतिशीलता नहीं थी और अहीर और गुज्जर जैसे जातियां हमेशा पदानुक्रम में निचले स्तर पर ही रहीं। परंतु यह चौथा कथन गलत है क्योंकि कुछ हद तक जातिगत गतिशीलता थी। अहीर और गुज्जर जैसे समूह कभी कभी राजनैतिक या आर्थिक तरीकों से ऊंचे पदों पर पहुंच जाते थे। इसलिए केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हैं। यह दर्शाता है कि मुगल काल में भी सामाजिक असमानता और शोषण व्याप्त था और जाति व्यवस्था ने आर्थिक अवसरों और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया। मैंने सुना है कि अपर, संबंधार और सुंदरार नाम के 3 महान संतों ने भगवान शिव की स्तुति में अद्भुत कविताएं लिखी थीं। क्या इन कविताओं का कोई विशेष संग्रह है? बिल्कुल सही। इन तीनों महान तमिल शैव संतों की रचनाएं तेवरम नामक एक अद्भुत संग्रह में एकत्रित हैं। 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के दौरान नंबी अंदार नंबी के नेतृत्व में इन गीतों को उनके संगीत संरचना, जिसे पण्ण कहा जाता है, के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। ये संग्रह केवल कविताओं का संग्रह नहीं है बल्कि तमिल शैव धर्म का एक आधारभूत ग्रंथ है जो पन्निरु तिरुमुराई 12 पवित्र ग्रंथ नामक बड़े साइवा ग्रंथ का भी एक हिस्सा है। तेवरम में प्रत्येक गीत एक विशिष्ट तमिल संगीत राग पण्ण में रचा गया है जो आज के कर्नाटक संगीत के रागों का पूर्ववर्ती माना जाता है। आज भी मंदिरों में और त्योहारों के दौरान इन गीतों का पाठ किया जाता है जो तमिल साहित्य और धार्मिक परंपरा में इसकी महत्ता को दर्शाता है। अपर, संबंधार और सुंदरार के गीतों में भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का अद्भुत चित्रण है। मुझे फतेहपुर सीकरी के बारे में और जानना है। किस मुगल बादशाह ने इसे बनाया था और क्यों इसे राजधानी के रूप में चुना गया था? एक बेहतरीन सवाल। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1571 से 1585 के बीच करवाया था। उन्होंने इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाने की योजना बनाई थी। इस शहर की वास्तुकला अद्भुत है, जहां हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पानी की कमी के कारण लगभग 20 वर्षों के बाद अकबर को इसे छोड़कर लाहौर को राजधानी बनाना पड़ा। सोचिए, एक इतना सुंदर शहर पानी की कमी के कारण छोड़ दिया गया। ये हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझने में मदद करता है ना? मुझे दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में और जानना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। जित्तल नामक तांबे के सिक्के दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठे थे और ममलूक वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने न केवल तांबे के जित्तल सिक्के जारी किए बल्कि चांदी के तंका सिक्के भी प्रचलन में लाए। यह उनके कुशल प्रशासन का ही एक उदाहरण है। उन्होंने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया था और चालीसा नामक 40 वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी भी बनाई थी। ये सिक्के उस समय की अर्थव्यवस्था और व्यापार को समझने में हमारी मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सिक्कों के आकार, वजन और धातु के प्रकार से उस समय के आर्थिक हालात का पता चलता है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कई राजवंशों का शासन रहा। क्या आप बता सकते हैं कि किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? एक बेहतरीन प्रश्न। दिल्ली सल्तनत में कई शक्तिशाली राजवंशों का उदय और पतन हुआ, लेकिन सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश। आइए हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। गुलाम वंश ने 84 वर्ष, खिलजी वंश ने 30 वर्ष, तुगलक वंश ने 94 वर्ष, सैयद वंश ने 36 वर्ष और लोदी वंश ने 75 वर्ष तक शासन किया। स्पष्ट है कि खिलजी वंश का शासनकाल सबसे छोटा रहा। ये एक रोचक तथ्य है क्योंकि छोटे शासनकाल के बावजूद खिलजी वंश के शासकों ने भी इतिहास में अपनी छाप छोड़ी थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी। क्या आप जानते हैं कि इन वंशों के शासनकाल की अवधि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या थे? मैंने सुना है चौसा के युद्ध के बारे में, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये किनके बीच लड़ा गया था। एक महत्वपूर्ण युद्ध, चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 1539 में लड़ा गया था।
ये युद्ध शेर शाह सूरी के लिए एक निर्णायक जीत साबित हुआ और इससे मुगल साम्राज्य को काफी नुकसान पहुंचा। सोचिए, अगर ये युद्ध हुमायूं जीत जाते तो इतिहास कुछ और ही होता। शेर शाह सूरी की इस जीत के बाद उनका शासन काफी मजबूत हुआ और उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था के लिए कई सुधार किए। उनकी समाधि बिहार के सासाराम में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। हमने पिछले अध्याय में कई अन्य महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा की थी, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। क्या आपको इन युद्धों के परिणाम याद हैं? मुगल काल के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक विदेशी यात्री का नाम मिला जिसने दारा शिकोह का इलाज किया था और मुगल साम्राज्य पर एक किताब भी लिखी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन था? निश्चित रूप से, वह फ्रांसवा बर्नियर थे, एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री जिन्होंने 1656 से 1668 तक भारत में समय बिताया। उन्होंने शाहजहां और बाद में औरंगजेब के दरबार में काम किया, खासकर दारा शिकोह के निजी चिकित्सक के तौर पर। उनकी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक मुगल साम्राज्य के जीवन और उस समय के राजनीतिक हालात पर अमूल्य जानकारी देती है, खासकर दारा शिकोह और औरंगजेब के शासनकाल पर। सोचिए, एक विदेशी यात्री ने मुगल साम्राज्य की इतनी गहराई से जानकारी कैसे प्राप्त की होगी। यह उनकी तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता और विद्वता का प्रमाण है। अन्य यात्रियों जैसे जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, निकोलो कॉन्टी और मार्को पोलो ने भी भारत का दौरा किया था, लेकिन बर्नियर की पुस्तक मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। सोचिए, एक विदेशी यात्री ने मुगल साम्राज्य की इतनी गहराई से जानकारी कैसे प्राप्त की होगी। यह उनकी तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता और विद्वता का प्रमाण है। मुझे शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हुए पता चला कि उन्होंने एक नया चांदी का सिक्का जारी किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका क्या नाम था? बिल्कुल, शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण सिक्का था क्योंकि इसने बाद में हमारे आधुनिक रुपये का मार्ग प्रशस्त किया। यह सिक्का 178 ग्रेन वजन का था और शेर शाह सूरी ने पूरे साम्राज्य में मानक वजन और माप भी निर्धारित किए थे। सोचिए, एक सिक्के का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। ये सिर्फ एक मुद्रा नहीं थी, बल्कि एक व्यापारिक और आर्थिक सुधार का भी प्रतीक थी। अन्य सिक्कों की बात करें तो इल्तुतमिश ने टंका जारी किया था और मोहर तथा दीनार भी शेर शाह सूरी और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किए गए थे, परंतु रुपया उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यह शेर शाह सूरी के शासन के व्यापक सुधारों का एक हिस्सा था, जिससे उनका शासनकाल इतना महत्वपूर्ण बन गया। मैं सिख धर्म के बारे में और जानना चाहता हूँ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में की थी। ये सिख धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी स्थापना वैशाखी के पर्व पर मनाई जाती है। ये केवल एक धार्मिक संगठन नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने सिखों को एकजुट किया और उन्हें मुगल शासन के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। आप जानते हैं, इससे पहले भी कई गुरुओं ने सिख धर्म का मार्ग प्रशस्त किया था। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की अवधारणा पेश की और गुरु का लंगर शुरू किया। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया। गुरु अमरदास जी ने आनंद कारज की शुरुआत की और गुरु रामदास जी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु हरगोबिंद जी ने एक छोटी सी सेना का संगठन किया। गुरु हर राय जी ने दारा शिकोह को आश्रय दिया और गुरु हर कृष्ण जी सबसे कम उम्र के गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर शहर की स्थापना की। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके सिख धर्म को एक नई पहचान दी, जिससे सिखों का एक अलग सामाजिक और राजनैतिक पहलू उभर कर आया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिख धर्म के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने सुना है कि फतेहाबाद में एक मस्जिद है जिसका नाम किसी मुगल शासक के नाम पर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा शासक था? हाँ बिल्कुल, फतेहाबाद में वो मस्जिद हुमायूं मस्जिद के नाम से जानी जाती है और इसका निर्माण दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं ने करवाया था। ये एक छोटी सी मस्जिद है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। कैसे? सोचिए,
हुमायूं शेर शाह सूरी से हारने के बाद जब फतेहाबाद से गुजर रहे थे, तब उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये उनकी यात्रा और उस समय के मुश्किल हालातों की याद दिलाता है। हुमायूं, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था, नासिर उद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने अपने पिता बाबर से दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। शेर शाह सूरी से हारने के बाद उन्होंने 15 साल बाद फारस के सफवी वंश की मदद से अपना साम्राज्य वापस पाया, परंतु दुर्भाग्य से 24 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहन गुलबदन बेगम ने उनकी आत्मकथा हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखी थी। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने 1526 में पानीपत के युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की स्थापना की थी। मुगल चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे, पर वे खुद को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। पानीपत का पहला युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, है ना? मुझे याद नहीं आ रहा है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल सही। पानीपत का पहला युद्ध भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ था। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने लड़ाई लड़ी थी और 21 अप्रैल 1526 को उसे हराकर मुगल शासन की स्थापना की थी। ये युद्ध बाबर की सैन्य रणनीति और तोपखाने के प्रभावी इस्तेमाल का प्रमाण था। लोदी वंश का अंत और मुगल साम्राज्य का उदय, ये सब इसी युद्ध के परिणाम थे। सोचिए, एक छोटी सी लड़ाई ने कितना बड़ा इतिहास रच दिया। मुझे याद है आपने बताया था कि बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में जीत हासिल की थी, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि उसने कब मुगल शासन की स्थापना की थी। एक बहुत ही अच्छा सवाल। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, बाबर की जीत के साथ ही समाप्त हुआ। इसी जीत के साथ बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसका मतलब हुआ 1526 ही वो वर्ष है जिसमें मुगल शासन की शुरुआत हुई। ये युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे एक नए शासन का उदय हुआ और भारत के भविष्य का मार्ग बदल गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर खुद को बादशाह घोषित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सोचिए, एक युद्ध ने कैसे एक नए युग का सूत्रपात किया।